हैं, सिर्फ ट्वीट कर रहे हैं, जनता में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के लाखों कार्यकर्ता कोरोना के इस कठिन चुनौतियों में जनता को राहत पहुंचाने में लगे हैं। तो एक राजनीतिक दल के तौर पर जनता का भरोसा बढ़ता है जब उसका शीर्ष नेतृत्व लगातार दरिद्र नारायण गरीब की चिंता करता है, आम आदमी की चिंता करता है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करता है। और उस पार्टी के कार्यकर्ता कठिन समय में, कठिन चुनौतियों में साथ खड़े होते हैं जनता के साथ। ठीक है शैलेंद्र, मैं फिर आपको वहीं 2014 से जो यात्रा शुरू होती है उसी ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेता हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अगर विपक्ष की बात करें तो कांग्रेस सामने आती है। और 2014 से पहले कांग्रेस जिस वोट बैंक को अपना बताती थी, आज कोई वोट बैंक नहीं बचा। जो प्रधानमंत्री का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, 2014 से पहले अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के राजनीतिक विपक्ष की बात करते हैं तो कांग्रेस का नाम सामने आता है। और 2014 से पहले जो कहा जाता था कांग्रेस की ओर से कि दलित, शोषित, वंचित, जनजातीय वोट हैं, उसके अलावा इस तरह से अलग अलग नाम दिए जाते थे और ये कहा जाता था कि ये वोट हमेशा से कांग्रेस के पास ही इंटैक्ट रहेंगे। लेकिन 2014 से अभी 2022 तक की जो यात्रा है उसमें प्रधानमंत्री पूरी तरह से सफल हुए हैं सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ने पे। ये देखिए चंद्रशेखर, अगर आप जनता पार्टी के संक्षिप्त शासन को छोड़ दें या फिर 1999 से 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में केंद्र में एनडीए की सरकार थी, तो भारतीय राजनीति दरअसल कांग्रेस और कांग्रेस के विरोध पर केंद्रित थी। एक तरह से कांग्रेस से एकजुट थी। और हमने देखा है कि 2014 के बाद दरअसल वो पूरी राजनीति के केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। और दूसरी तरफ कांग्रेस ये कोशिश करती नजर आई है कि वो विरोधी दल की भूमिका निभाने में तमाम अन्य दलों से प्रतियोगिता करती नजर आए, या फिर एक ऐसा संदेश न जाए कि बीजेपी के विरोध में बाकी दल और बेहतर कर रहे हैं कांग्रेस के मुकाबले। तो ये एक स्थिति बदली है खासतौर पर 2014 के बाद, जो हम देख रहे हैं कि बीजेपी और उसके सहयोगी दल सत्ता के केंद्र में है, भारतीय राजनीति के केंद्र में है। और दूसरी तरफ कांग्रेस को संघर्ष करना पड़ रहा है विरोधी दल की प्रमुख भूमिका निभाने की। और जिस कांग्रेस मुक्त भारत की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेता करते हैं, आप देखिए कि 5 राज्यों में जो चुनावी नतीजे आए हैं उसमें पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और वहां पर एक तरह से इतनी करारी हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा और बाकी राज्यों में जो प्रदर्शन है वो दयनीय रहा। तो निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश में देखें तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो एक तरह से कहें न्यूनतम पर पहुंच गई है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए तमाम राज्यों में अपने अस्तित्व को बचाने का संकट है। अभी बहुत दिन नहीं हुए जब पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और कांग्रेस शून्य पर चली गई थी। तो ऐसे में 2014 के बाद बदलाव ये आया है कि एक तरफ जनता का भरोसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी और उसके सहयोगी दल एनडीए पर बढ़ा है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की जो एक तरह से राजनीतिक ताकत है वो चुनाव दर चुनाव हम देखते रहे हैं कि बहुत तेजी से घटती जा रही है और जनता का भरोसा खोती जा रही है। इसका एक बहुत महत्वपूर्ण वजह यह है कि प्रधानमंत्री दरअसल परिवारवाद के विरोध की बात करते रहते हैं, राजनीति में परिवारवादियों के विरोध की बात करते रहते हैं और जनता में कहीं ना कहीं ये संदेश गया है कि वो राजनीतिक दल जिन पे सिर्फ एक परिवार का कब्जा होता है, एक परिवार के सदस्यों का कब्जा होता है, दरअसल वो लोकतंत्र के हित में नहीं है, लोकतंत्र के लिए उनको शुभ संकेत नहीं है। तो ऐसे में बीजेपी एक ऐसा दल है जो जिसमें पार्टी के अंदर एक लोकतंत्र होता है। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा वो कोई आसानी से बता नहीं सकता है। और हम देखते हैं कि परिवारवाद की जो जड़ें हैं वो जो गहरी हैं वो तमाम उन विरोधी दलों में है। कांग्रेस पार्टी में सिर्फ एक परिवार के वर्चस्व के आरोप लगते रहते हैं। तमाम क्षेत्रीय दल हो, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह और उनके बाद मुलायम सिंह यादव, फिर अखिलेश यादव और उनके परिवार के प्रभुत्व के आगे कोई सोच नहीं सकता। इस तरह से तमाम हम देखते हैं डीएमके हो या अन्य परिवार वाली पार्टियां हो, क्षेत्रीय दलों में, इसमें आज या कल हम देख रहे हैं कि कभी न कभी एक परिवार या उस परिवार से जुड़े लोगों का कब्जा हो जाता है,
जो लोकतंत्र के लिए दरअसल एक शुभ संकेत नहीं होता। और इस मुद्दे को प्रधानमंत्री अपनी चुनावी जनसभाओं में बहुत जोर शोर से उठाते हैं कि लोकतंत्र के लिए ये घोर परिवारवादी बहुत बड़ा खतरा है। और हमने देखा है कि चुनाव दर चुनाव और उन राजनीतिक दलों को भी मजबूर होना पड़ा है जिनमें परिवार का वर्चस्व है। हम देख रहे हैं कि उनमें टिकट वितरण में ये दबाव रहता है कि परिवार से जुड़े लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट ना मिले, कम से कम जनता में संदेश न जाए, वरना उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। और ऐसा एक आधी अधूरी कोशिश तमाम राजनीतिक दल अब करते नजर भी आते हैं, जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ एक परिवार बिना कहे टिकट वितरण में या फिर तमाम पार्टी के फ्रंटल संगठनों में अन्य वर्गों या अन्य जगहों से आए लोगों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश करते नजर आते हैं। शैलेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। हम गांधीनगर में मेघना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मेघना, हम यहाँ से देख रहे हैं, जो दृश्य हम देख पा रहे हैं, हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं, प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं। 1 घंटे से अब करीब 1.5 घंटा होने को है प्रधानमंत्री हवाई अड्डे से बाहर निकले। उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं सड़कों के दोनों ओर हजारों की संख्या में वहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या कुछ देख रही हैं आप? हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल चंद्रशेखर, देखिए ये तकरीबन 4 लाख लोग हैं जो एयरपोर्ट से लेकर के रास्ते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन और ये जो भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा, जो प्रदेश का जो महिला मोर्चा है, उसका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये महिलाएं सुबह से इंतजार कर रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक मिले और मुट्ठी में फूलों को भर के पुष्प देख सकते हैं जो यहाँ पर है। जो एक तरीके का उत्सव जैसा माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और अब समझिए, जिस तरीके से चंद्रशेखर आपने कहा, तकरीबन 1.5 घंटे हो गए। ये मुश्किल से 20 से 30 मिनट का रास्ता है अगर हम देखें तो। और लेकिन ये 1.5 घंटे केवल इसीलिए कि जिस तरीके का जो इमोशंस और जो एनर्जी और जिस तरीके का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात की जनता से मिल रहा है, उसी अभिवादन को रेसिप्रोकेट करने के लिए, उसी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला बेहद धीमी गति से इस रोड शो में सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ा है। और हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगहों पर धीरे धीरे रुककर भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पर जो कई जगहों से हम जो पूरे अगर रोड शो में नजर डालें, चंद्रशेखर, आपने भी ये देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी इस बात को जरूर नोटिस किया होगा कि बहुत बड़ी संख्या है। मैं यहाँ पर जी वो यहाँ पर आई है और सुबह से ही जो उत्सव का माहौल है वो यहाँ पर बना हुआ है। इसकी तैयारियां 2-3 दिन से जोरों शोरों से हो रही थी और पूरे रास्ते को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत से सराबोर पूरे रोड शो में हम देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं लोगों का, बेहद। ठीक है मेघना, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे लगातार बातचीत करते रहेंगे। शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अभी जिस तरह से हम बात कर रहे थे, विभिन्न जो राजनीतिक पहलुओं की हम बात कर रहे थे, और इस बार अगर चुनावों की बात करें तो आपने पूरे चुनाव कवर किए, हम आपके साथ बातचीत करते रहते थे। एक तबका निकल के आया था, लाभार्थियों का तबका, और साथ ही साथ ये बात जो विकासवाद की बात है वो काफ़ी सामने निकल कर आई थी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये देश की राजनीति में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो प्रधानमंत्री ने भी कल कहा कि जातिवाद के जो दीवारें हैं वो टूट गई हैं, लाभार्थियों का तबका जो एक बातचीत चल रही थी वो तबका निकल के सामने आया है, विकास कहीं न कहीं लोगों ने अपने सर्वोपरि विकास को रखा है। और विकास की जब बात आती है तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो नीतियां बनी हैं उन नीतियों पर मुहर लगती है। इसको आप किस तरह से देखते हैं शैलेंद्र? चंद्रशेखर, हमें भारतीय राजनीति में आए हुए उन बदलावों को समझना होगा जो 2014 के बाद आए हैं। युवाओं की बात हमेशा होती रही है, विकास की बात हमेशा होती रही है, गरीबी हटाने की बात हमेशा से होती रही है, गरीबों की कल्याणकारी योजनाओं की बात हमेशा से होती रही है। लेकिन 2014 के बाद जो एक मूलभूत बदलाव आया है कि इनकी सिर्फ बात नहीं हुए, इनके लिए सिर्फ नारे नहीं गढ़े गए हैं, बल्कि जमीन पर उस काम को
तेजी से होता हुआ देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले काम नहीं हुआ, लेकिन पहले जो काम होने की जो रफ्तार थी वो धीमी थी। लीकेज जिस तरह से होते थे, जब ये कहा जाता था कि 1 रुपया दिल्ली से निकलता है और जमीन तक पहुंचते पहुंचते 5 पैसा और 15 पैसा बचता है, तो दरअसल किस तरह से अब हम देखते हैं कि करोड़ों गरीबों के खातों में वो 100 का 100 पैसा जो दिल्ली से निकलता है पहुंच रहा है, उससे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। हम देखते हैं कि कैसे योजनाओं को गरीबों को केंद्रित करते हुए बनाया जा रहा है, उनको राहत देने के लिए बनाया जा रहा है। इसीलिए उस लाभार्थी वर्ग की चर्चा हो रही है जिस 80 करोड़ लोगों को भारत जैसे विशाल देश में कोरोना से राहत देने के लिए पीडीएस के अनाज से अतिरिक्त तकरीबन 2 साल तक मुफ्त अनाज देने का काम भारत ने किया है। और दुनिया ने देखा है कि भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी को संकट के समय भोजन दे सकता है, उनकी रोजी रोटी की चिंता दूर कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में उससे होता हुआ देखा गया है। तो दरअसल ये दिखाता है कि दरअसल अब गरीबों के विकास की सिर्फ बात नहीं होती, गरीबों के जीवन की चिंताओं को कम करने के लिए, उनकी चुनौतियों को कम करने के लिए जो काम होता है वो काम जमीन पर दिखाई दे रहा है। पहले वो गुजरात में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद जब वो राष्ट्रीय राजनीति में 2014 के बाद प्रधानमंत्री बने, तब से हम उन योजनाओं में कई गुना रफ्तार देखते हैं, नई योजनाओं का क्रियान्वयन देखते हैं, नई नई योजनाएं देखते हैं, जिससे लाभार्थी वर्ग को सीधे तौर पर बिना लीकेज के फायदा हुआ है। बिचौलियों से मुक्ति मिली है, बेघरों को आवास मिला है, महिलाओं को शौचालय मिला है और साथ ही साथ गरीब कल्याण के लिए हमने देखा है कोरोना में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज मिला है पीडीएस के सस्ते अनाज से अतिरिक्त। और ये छोटी बात नहीं है, एक तरह से कह सकते हैं भारत ने दिखाया है कि कैसे अपने गरीबों की चिंता की जा सकती है। लेकिन दूसरी बात इसमें और अहम है, भारत इस बात की भी चिंता कर रहा है कि कैसे तमाम योजनाओं के जरिए इन गरीब लोगों को या इन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। आज स्वनिधि योजना है जहां पर बिना गारंटी के कर्ज मिल सकता है। एक रेहड़ी पटरी वाला कर्ज लेकर अपनी कुछ ठेला लगा सकता है या आगे बढ़ने की कोशिश कर सकता है। मुद्रा योजना है जहां पर एक युवा कर्ज लेकर बिना गारंटी के अपनी दुकान खोल सकता है, अपना काम कर सकता है। जहां पर स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना है जहां पर एक महिला या फिर एक दलित उद्यमी दरअसल किस तरह से आगे बढ़ सकता है, उस पर सरकार ध्यान दे रही है। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है जो लैंगिक समानता की तरफ बात करती है, जो बेटियों को प्रोत्साहन देने की बात करती है, जो बेटियों को एक तरह से किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है हर क्षेत्र में, उसकी बात करती है। जहां पर बुजुर्गों की चिंता है उनके लिए एक ऐसी योजना लाई गई जिसमें उनके पेंशन की चिंता की गई बुढ़ापे में, जिसमें एक फिक्स ब्याज दर पर एक योजना लाई गई जिससे गरीब या फिर जो बाद में एक तरह से देखें वो निश्चिंत हो सकते हैं कि बुजुर्गों की चिंता सरकार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में। जब 60 साल से ऊपर के उम्र के जो लोग हैं उनके लिए पेंशन के प्रावधान हम देखते हैं। आज बुजुर्ग और विधवा पेंशन का इतना बड़ा स्तर पर विस्तार हुआ है, उसकी राशि बढ़ाई गई है, तो निश्चित तौर पर इसकी भी चिंता करता है। और इसके साथ ही साथ इस बात की भी चिंता की जा रही है कि भारत में स्वास्थ्य सेक्टर में केंद्र बने। आज हमने देखा कि स्वदेशी वैक्सीन ने दिखाया कोरोना से निपटने में किस तरह से भारत कामयाब हो रहा है। आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज हो, उस तरफ तेजी से आगे बढ़ा जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश में देखा, उसको बहुत जोर शोर से उठाया गया और किस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ा गया जब हर जिले में मेडिकल कॉलेज की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है, जिससे हमारे छात्रों को बाहर न जाना पड़े या उस तरह की स्थितियों का सामना न करना पड़े जो आज हम यूक्रेन में होता हुआ देख रहे हैं। जब भारत इतने बड़े सफलतापूर्वक अभियान को चलाकर ऑपरेशन गंगा के तहत अपने छात्रों को भारत वापस ला रहा है, निश्चित तौर पर उसके भविष्य की भी चिंता की जा रही है कि आगे इस तरह से भारत में अवसर हो मेडिकल छात्रों को या फिर तमाम अन्य क्षेत्र में छात्रों को, कि दुनिया भर के छात्र भारत की तरफ आकर्षित हो, इतनी बड़ी संख्या में भारत के छात्रों को बाहर न जाना पड़े। तो हम वहाँ पर छात्रों की चिंता भी देखते हैं और युवाओं की चिंता भी देखते हैं जो कॉलेज से पास आउट होकर कुछ अपना काम करना चाहते हैं, खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर दूसरों को रोजगार देना चाहते हैं। शैलेंद्र, इस वक्त आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री गांधीनगर में बीजेपी कार्यालय में तकरीबन अब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं और
अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी सफलता कल मिली है। और कल जब प्रधानमंत्री वहाँ पर लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने ये भी कहा कि लोग 2019 के परिणामों को 2017 से जोड़ते थे, तो अब 2022 के जो परिणाम हैं उनको भी कहीं न कहीं 2024 से क्या जोड़ेंगे। निश्चित तौर पर चंद्रशेखर, अगर आप देखें बिल्कुल, इस वक्त तो शैलेंद्र हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर में भाजपा कार्यालय में वहां पर पहुंच चुके हैं और ये सीधे दृश्य हम आपको गांधीनगर से दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर किया जा रहा है। कल दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया था और आज जब प्रधानमंत्री गुजरात के गांधीनगर पहुंचे हैं, वहां पर बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहां पर किया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सीधे दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पारंपरिक स्वागत प्रधानमंत्री का वहां पर किया जा रहा है। बीजेपी के लिए एक काफ़ी महत्वपूर्ण दिन इसको कहा जा सकता है, क्योंकि कल ही बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है 4 राज्यों में। कई मायनों में वो जीत ऐतिहासिक है, क्योंकि इन राज्यों में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ का एक रिकॉर्ड रहा है, वहाँ पर जो सरकार रहती है वो दोबारा तो आप देख सकते हैं ये श्री कमलम गांधीनगर में बीजेपी का कार्यालय है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच गए हैं।